हेलो दोस्तों, मैं हूँ बीपीएससी सिलेक्टेड टीचर एकता गुप्ता और आज मैं आपके सामने राष्ट्रकूट वंश का इतिहास लेके आई हूँ। ये टॉपिक हर एग्जाम्स में आता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, नेट हो, जेआरएफ हो और कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी आप सब समझ सकते हैं जिसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आता है, तो वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो मैंने इसको ईजी करने के लिए इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि आप लोगों को एक्चुअली जैसे क्वेश्चंस होते हैं और हमको उसके आंसर तुरंत डायरेक्ट स्ट्राइक होते हैं। एमसीक्यू में क्या होता है, हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक होती हैं, लेकिन अगर हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में कुछ चीज़ पढ़ी होती है तो वो डायरेक्ट हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में राष्ट्रकूट वंश का इतिहास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बीच में कहीं भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। जो ये दंती दुर्ग थे वो चालुक्य वंश के अंतिम राजा जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे उनके यहाँ 735 से 753 ईस्वी तक इन्होंने सामंत का कार्य किया था। उसके बाद इन्होंने उनको पराजित किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दंती दुर्ग ने जब अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की तो उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बनाया मयूरखिड़ी को। ये मयूरखिड़ी आज के समय में महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने राजधानी मयूरखिड़ी से कहाँ स्थानांतरित की? तो दंती दुर्ग के बाद जो नेक्स्ट राजा हुए वो थे अमोघवर्ष प्रथम। इन्होंने मान्यखेत नगर को बसाया और उसे राजधानी बनाया, जो कि आज के समय में कर्नाटक में है और इसे मालखेड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रकूट वंश के राजा किन धर्मों के अनुयायी थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा सनातन, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के अनुयायी थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एलोरा की गुफाओं में देखा जा सकता है। एलोरा की गुफाओं को में जो मंदिर हैं, कैलाश मंदिर और अन्य बहुत सारे मंदिर हैं, उन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनाया है। उसमें आपको कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित मिलेंगी, कुछ जैन धर्म को समर्पित मिलेंगी, कुछ हिंदू धर्म को समर्पित मिलेंगी। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा जो थे वो तीनों धर्मों के अनुयायी थे। प्रश्न 5 है, राष्ट्रकूट वंश की राजकीय भाषा क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की राजकीय भाषा कन्नड़ एवं संस्कृत थी। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की ओर। राष्ट्रकूट वंश के ऐतिहासिक स्रोत। अब हमें राष्ट्रकूट वंश के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो उसका उत्तर ये है कि पहले हमें इसका साक्ष्य मिलता है अभिलेखों से। अब कुछ गिने चुने अभिलेख हैं, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके सामने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पहला है एलोरा अभिलेख। यह अभिलेख दंती दुर्ग का है और इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कैसे हुई। मतलब एलोरा अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंती दुर्ग का नाम पता चल रहा है, और किस प्रकार से उन्होंने चालुक्य वंश के अंतिम राजा को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस बारे में एलोरा अभिलेख में जानकारी मिलती है। दूसरा अभिलेख है इनका सामंतगढ़ लेख। यह अभिलेख भी दंती दुर्ग का है और इसमें उनके प्रारंभिक शासनकाल की जानकारी मिलती है। मतलब कि दंती दुर्ग का शासनकाल कैसे था, उन्होंने कैसे मयूरखिड़ी को अपनी राजधानी बनाया, कैसे हराया चालुक्य वंश के शासक को, इन सब की जानकारी इस अभिलेख में भी मिलती है। तीसरा है बड़ौदा अभिलेख। यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम का है। इसमें एलोरा के कैलाश मंदिर की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किस तरह किया था और उसकी मतलब भव्यता किस तरह से रॉक कट स्टाइल में उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, इसके बारे में इस अभिलेख में बताया गया है। चौथा है नौसारी अभिलेख। यह अभिलेख इंद्र तृतीय का है। इसमें राष्ट्रकूट राजा को रक्त कुल से बताया गया, अर्थात राष्ट्रकूट राजाओं के कुल के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपसे इसमें से 2 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एलोरा अभिलेख और दूसरा है नौसारी अभिलेख। बाकी अब दोनों और अभिलेख सामंतगढ़ अभिलेख और बड़ौदा अभिलेख को भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन एलोरा अभिलेख और नौसारी अभिलेख पे फोकस्ड होकर ध्यान से उसको याद करिएगा। अब हम चलते हैं, और ऐतिहासिक जानकारी कैसे मिलती है? हमें मिलती है ऐतिहासिक जानकारी साहित्य से। एक है कविराज मार्ग ग्रंथ। इस साहित्य की रचना राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने की थी।
अब आपसे पूछा जाए कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना किसने की है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि राजा अमोघवर्ष ने की है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमोघ वृत्ति ग्रंथ है। इसमें पूछा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना की है किसने की है, तो इस ग्रंथ की रचना की है जिनसेन व सक्टायन ने, जो कि अमोघवर्ष प्रथम के दरबारी कवि थे। तीसरा साहित्य शांतिपूर्ण, इस ग्रंथ की रचना किसने की है, महाकवि पौन्य ने की है। और चौथा है आदि पुराण, इस ग्रंथ की रचना किसने की है, इस ग्रंथ की रचना की है जैन आचार्य जिनसेन ने। तो हमें इन चारों साहित्यों को भी ध्यान में रखना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस्ड होकर हमें किसके बारे में याद रखना है, कविराज मार्ग ग्रंथ के बारे में कि इसकी रचना राजा अमोघवर्ष ने की है। और दूसरा हमें याद रखना है अमोघ वृत्ति ग्रंथ, जिसकी रचना जिनसेन व सक्टायन ने की है। प्रश्न नंबर 7, दंतीदुर्ग को किसने पृथ्वी बल्लभ की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर, अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने दंतीदुर्ग को पृथ्वी बल्लभ की उपाधि प्रदान की थी। दंतीदुर्ग ने इन्हीं को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी की थी। तो ये बात भी ध्यान करनी है, रिकॉल करते रहिए। प्रश्न 8 है, दंतीदुर्ग ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? दंतीदुर्ग को राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने तो पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दी थी, लेकिन दंतीदुर्ग ने अपने आप से कौन सी उपाधि धारण की थी? एक की थी परम भट्टारक की, दूसरी महाराजा धीराज की, और तीसरी की थी परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किस राष्ट्रकूट शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए? सिक्कों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शासक ने क्या चलवाया, किस शासक ने तांबे के चलवाए, किस शासक ने शीशे के चलवाए। वैसे ही किस राष्ट्रकूट शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो वो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर की रॉक कट स्टाइल में निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 10 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने संपूर्ण चालुक्य शासन को समाप्त कर दिया था? एक तरीके से दंतीदुर्ग ने तो पराजित करा था कीर्तिवर्मन द्वितीय को, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, लेकिन चालुक्य वंश से इनका लंबा जल्दी युद्ध चलता रहता था। तो एक तरह से मान जाए जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम आए थे, उन्होंने संपूर्ण चालुक्य शासन को ही समाप्त कर दिया था एक समय में। प्रश्न 11 है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उसका उत्तर है राजाधिराज परमेश्वर की। इनों में इनकी थोड़ी उपाधियां थोड़ी टफ होती हैं, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके सामने जब ये क्वेश्चन में MCQ में दिखेगा तो आप तुरंत आपको क्लिक करेगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में जैन आचार्य अकलंक भट्ट रहते थे? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के दरबार में। अब इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि दरबार में कौन रहते थे, किसी के दरबारी कवि कौन है, कौन से नवरत्न में आते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा आजकल पेपर्स जो बड़े बनने लगे हैं वो टफ बनने लगे हैं, तो उसमें ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ये किसके दरबार में रहते थे। तो आपको याद रखना है कि जैन आचार्य अकलंक भट्ट जो थे वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के राज दरबार में रहते थे। प्रश्न नंबर 13, राजवार्तिक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राजवार्तिक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जैन आचार्य अकलंक भट्ट, जो कि कृष्ण प्रथम के दरबारी कवि थे, उन्होंने ही राजवार्तिक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न नंबर 14, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, मैंने आपको पहले ही बताया है। किस लेख के अनुसार राष्ट्रकूट शासक गीत गोविंद ने नासिक और खानदेश का शासन अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंपा था? धूलिया दानपत्र लेख, एक धूलिया दानपत्र लेख है, उसमें ये मेंशन है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय ने अपने छोटे भाई ध्रुव, जो कि बाद में राष्ट्रकूट शासक बन गए थे, उन्होंने उनको नासिक और खानदेश का शासन दे दिया था। धूलिया दानपत्र लेख में किस राष्ट्रकूट शासक का उल्लेख मिलता है? तो इससे आपको पता चल रहा है उन्होंने अपना नासिक और खानदेश का शासन छोटे भाई ध्रुव को दिया, तो मेंशन्ड होगा कि ध्रुव को दिया है। तो इससे क्या चल रहा है पता, धूलिया दानपत्र लेख में ध्रुव निरूपम राष्ट्रकूट शासक का उल्लेख है। किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? ध्रुव निरूपम जो थे उनको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भी हिस्सा लिया था। अब ये माना जाता है कि पता नहीं ये जीते थे कि नहीं जीते थे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इनके जो पुत्र आए थे गोविंद तृतीय, जिनका उल्लेख धूलिया दानपत्र अभिलेख में मिलता है, उन्होंने शासक के बाद बनने के बाद जो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और गोविंद तृतीय की जीत हुई थी।
कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ था? लिखिए, क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश के बीच में हुआ था। किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिक ग्रंथ की रचना की थी? मैंने आपको ऐतिहासिक ग्रंथ बताए थे, उसमें कविराज मार्ग के बारे में बताया था कि उसे लिखा था राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में, और प्रश्नोत्तर मालिक ग्रंथ भी राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम ने ही लिखा है। चलिए, आज हम इन 20 क्वेश्चन पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी। कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन है पूरे राष्ट्रकूट शासन से, और अगर आपने इनको कवर कर लिया तो आपको अन्य किसी भी बुक से राष्ट्रकूट वंश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी वीडियो को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हर एक टॉपिक करवा दूंगी, जिससे कि आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।